हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी में फिर से प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही थी और प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। पुराने क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम लोग आगे के जो आपके नए क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे इस वीडियो के अंदर। और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े इत्मीनान से बैठे होंगे अपने साथ कॉपी और किताब लेकर, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो पहले खुद किया करो और मैच करके चेक किया करो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है जी। और लास्ट में जब भी हमारा सेशन एंड हो तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियोस में हुए हैं वो सारे के सारे चेक करो कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत, और जितना भी स्कोर बनता है प्लीज़ शेयर किया करो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे पूरी तरीके से ठीक होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ो, 11वां क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। वर्णित का मतलब होता है मेंशन्ड नहीं है। किसमें सर? प्रियम्बल के अंदर वो मेंशन नहीं किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। फ्रीडम ऑफ द थॉट के बारे में मेंशन नहीं है, इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में प्यारे बच्चे मेंशन नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में मेंशन नहीं है, या फ्रीडम ऑफ बिलीफ के बारे में मेंशन नहीं है। यानी कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे हम प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं करें। तो क्या प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं किया गया है वो चेक करना है। सबसे पहले बात ही कर लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चे प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रियम्बल जो है, अगर हम बात करते हैं, ये पहली बात तो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, तो बोलना प्यारे बच्चे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में तो बताना इसकी जो लैंग्वेज है, क्या बोलोगे? लैंग्वेज जो है हमने प्यारे बच्चे ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है प्रियम्बल की, तो ये ली है अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने क्या ली है, इसकी लैंग्वेज ली है जो हम लोग इसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज प्रियम्बल के बारे में जब बात आई गई है तो हम लोग ये भी जानते हैं पहली बार इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पहली बार प्यारे बच्चे इसको कब पेश किया गया था, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आंसर देना 13 दिसंबर 1946 को इसको पहली बार पेश किया गया था। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और बोला जाए प्रियम्बल की बात दूसरी बातों में कि जो प्रियम्बल है इसे एक्सेप्ट कब किया गया? पेश तो कर दिया गया 13 दिसंबर 1946 को, और एक्सेप्ट कब किया गया था, तो तारीख थी वो हमारी 22 जनवरी, और अगला साल लगा 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया। बात आई इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो प्यारे बच्चे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना कि इसे इम्प्लीमेंट कौन सी तारीख को किया गया था। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना में कितनी तरीके की फ्रीडम के बारे में बताया गया है, तो बोलना प्यारे बच्चे हमारी प्रस्तावना में टोटल 5 तरीके की फ्रीडम के बारे में बताया गया है। वो 5 तरीके की फ्रीडम में पहला तो आता है फ्रीडम ऑफ थॉट, क्या इसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। दूसरा आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि इसमें भी बताया गया है। तीसरा आता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ जो कि इसको भी बताया गया है। और चौथा आता है फ्रीडम ऑफ किसके बारे में सर? फ्रीडम ऑफ किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में भी बताया गया है। किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और किसकी स्वतंत्रता है? उपासना। उपासना क्या होती है उसे भी चेक करते हैं। तो याद रखना टोटल मिला के 5 फ्रीडम के बारे में आता है। अच्छा, कौन सा नहीं बताया मैंने ऑप्शन में, तो आंसर देना सर कौन सा फ्रीडम नहीं आता, तो आप आंसर दे देना सर इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में हमारा किस में नहीं बताया गया, तो प्रियम्बल में नहीं बताया गया। आप बोल रहे हो सर ये चीज़ कैसे पता लगी, तो ये चीज़ हमें पता लगी यहाँ से। एक बार ध्यान से देखो, आप लोगों के सामने भारत का संविधान की उद्देशिका के बारे में यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के बारे में बताया गया है। इसी में हम लोग चेक करेंगे क्या क्या बातें लिखी गई हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रियम्बल जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भी चीज़ मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ से पढ़ो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
क्या बोला गया है? समस्त नागरिकों को। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। अमेरिका की जगह के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है वी द पीपल ऑफ यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। तो यहीं से आइडिया लग जाता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। क्या बात बोली गई है सर? समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं ना, किसकी? जस्टिस की, तो कितने तरीके के मिल रहे हैं हमें प्रियम्बल के हिसाब से? 3, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। और बात करें हमारे किसकी सर? आपके फ्रीडम की, तो फ्रीडम यानी कि लिबर्टी की जब बात करते हैं तो 5 तरीके की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और किस चीज़ की सर? उपासना। यहाँ पे बात करो तो थॉट की है सर, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ यानी विश्वास की, फेथ यानी कि आप कह सकते हैं बिलीफ एंड फेथ, एंड वर्शिप यानी कि उपासना की भी क्या दी गई है प्यारे बच्चे? या किसी की भी आप पूजा कर सकते हो, इस चीज़ की भी किसके बारे में बताया गया है? ये भी फ्रीडम के अंदर में आता है। तो कितनी तरीके की अभिव्यक्ति होगी? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितनी अभिव्यक्ति बताई गई है? 5 तरीके की। जस्टिस पूछा जाए कितने तरीके का? न्याय आपको 3 तरीके का। इक्वालिटी कितने तरीके की? 2 तरीके की। और कभी पूछा जाए आपसे अखंडता, जिसे आप इंटीग्रिटी कहते हो, कितने तरीके की है? 1 तरीके की। ये दिमाग में हमेशा रखना, प्रियम्बल से डीप में कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, ठीक है जी। तो याद रखोगे। इसका राइट आंसर क्या बताओगे? तो राइट आंसर आपको पता लग गया। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में आता है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा प्यारे बच्चे? 12th क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो। अगला आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द यानी समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? यानी कि इंग्लिश बोले तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, वो आपके सामने 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है। 1976, 1977, 1978 या 1979 में प्यारे बच्चे। फटाफट आंसर देंगे और कॉपी में फटाफट आंसर पे टिक लगा लो, कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो जानते हैं किसके बारे में, तो याद रखना सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में सर? प्रस्तावना के अंदर वो 2 शब्द कौन से हैं? आपको पहले तो ये 2 शब्द दिखा देता हूं हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखे कहाँ गए हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ध्यान से देखेंगे हमारे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड के बारे में कहाँ पर लिखा गया है, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक ये रहा वर्ड समाजवादी और ये रहा एक आपका पंथ निरपेक्ष। ये दोनों के दोनों वर्ड जो हैं ये बाद में ऐड किए गए थे। आपको बताना है ये हमारे प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड कब बाद में ऐड किए गए, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर। आप मुझे बताएंगे ये दोनों के दोनों वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1976, 77, 78 या 79। तो आंसर दे देना प्यारे बच्चे। 76 में ऐड हुआ था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसका नाम था 42वां यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी दिन को क्या किया गया सर? 2 वर्ड ऐड किए गए इंडिया के अकॉर्डिंग, जिसका नाम था सेकुलरिज्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? धर्मनिरपेक्ष। और एक वर्ड और ऐड किया गया था जिसका नाम था सोशलिस्ट। क्या बोलोगे? सोशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, मानते कहते हैं कि सर ये जो दोनों वर्ड थे ये 1976 में कौन सी तारीख को ऐड किए गए थे? तो बोलना 18 दिसंबर 1976 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसका नाम था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे आप 42वां संविधान संशोधन कहते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? ये हमेशा याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कब लाया गया था भारत के अंदर? 1976 में लाया गया था। क्या बोलोगे? 1976 में लाया गया था। ठीक है जी, इतना दिमाग में रखेंगे। अच्छा, पूछा जाए भारत में सेकुलरिज्म का फादर किसे बोला जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया? फादर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया किसे बोलोगे आप आंसर? तो याद रखना, फादर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया आपका किसे बोला जाता है? तो बोलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। किसको बोलोगे प्यारे बच्चे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलते हैं। किसको? फादर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया।
ये दिमाग में रखेंगे। और आपसे पूछा जाए कब आया था ये, तो आप बोलना सर ये 1976 में ऐड किया गया था, हमारा किस में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है जी, ठीक है जी, याद रखोगे। अगर पूछा जाए सर फादर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछा जाए वैसे कौन माने जाते हैं फादर ऑफ सेकुलरिज्म, तो क्या बोलोगे इसके बारे में, फादर ऑफ सेकुलरिज्म वैसे कौन माने जाते हैं, तो आप बोल देना सर जैकब। जैकब यानी कि इनका पूरा नाम ध्यान से सुनेंगे तो इनका पूरा नाम क्या है, तो बोलना सर आपके जॉर्ज जैकब होलाइक को बोला जाता है। जॉर्ज जैकब होलाइक को बोलते हैं सर, ही इज़ द फादर ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है जी, जॉर्ज जैकब होलाइक को बोला जाता है किसको, ही इज़ द फादर ऑफ सेकुलरिज्म। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा, तो ध्यान से देखो और आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए और बताइए क्या है। कहता है भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संप्रभुता का मतलब होता है सवर्जिनिटी। क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या होता है, तो बोलना प्यारे बच्चे सवर्जिनिटी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो एक वर्ड। सर ये सवर्जिनिटी क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। सवर्जिनिटी उसे कहते हैं कि जो अपना देश यानी कि ऐसा देश जो किसी के ऊपर डिपेंड होकर कानून नहीं बनाता, ऐसा देश जो अपने बलबूते पे ठानता है कि हम अपने लिए खुद ही एक तरीके से क्या हैं, सेल्फ स्टैंडर्ड है और खुद ही तरीके से अपने लिए कानून बना सकते हैं, किसी पे निर्भर नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में देशों को क्या बोला जाता है, सोवर्जिन कंट्री कहा जाता है। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के आधार पर जो अपने कानून खुद बनाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे देशों को सोवर्जिनिटी कहते हैं। हमारा इंडिया कभी भी कानून किसी दूसरे देश से पूछ के नहीं बनाता। कभी देखा है कि इंडिया ने चाइना से पूछा हो जी बताइए अपने देश में कानून कैसे बनाए हम, तो चाइना गाइडेंस देता है बेटे ऐसे बनाओ, इस तरीके से बनाओ। पहली बात तो हमारा देश उनको बेटा बोलेगा, ठीक है जी, वो हम लोगों को बोलेगा, कह सकते हो हमारा देश उनको बेटा बोलेगा, यानी कि एक तरीके से हम एक तरीके से फादर के रूप में माने जाएंगे। हैं कि हमारा देश एक तरीके से आगे चलकर में बहुत तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है देखा जाए तो, ठीक है जी। आज के हिसाब से देखा जाए तो हम बराबर देशों की टक्कर दे रहे हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बराबर में हमारा देश एक तरीके से कैटेगरीज़ में आना शुरू हो चुका है। इंडिया के ऊपर हमें गर्व है और ऐसे देश के एक नागरिक होने का मुझे सबसे बड़ा पहले तो क्या माना जाता है, गर्व हूँ मैं इस चीज़ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहली बात क्या करता है प्यारे बच्चे, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, क्या ये बात सही है? क्या भारत क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल करेक्ट है, भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है। लेकिन दूसरे वर्ड क्वेश्चन में कहता है इंडिया सवर्जिनिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। कहता है कि अगर भारत क्या कर लेता है, संप्रभुता क्या हो जाती है सर, अगर ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनता है ना तो उसकी सवर्जिनिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि संप्रभुता खत्म हो जाती है। क्या ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हम राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाए ना तो हमारी सवर्जिनिटी खत्म हो जाएगी, गलत चीज़ है। हमारी सवर्जिनिटी के ऊपर कभी भी इनका कोई असर नहीं पड़ता है, हमेशा दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है सर? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे देशों ने अपना क्या कर रखा हो, अपना उपनिवेश यानी कॉलोनिज्म क्या कर रखा हो, सेटअप कर रखा हो, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटेन ने किया था। ऐसे कंडीशन के देशों को कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। हमारा देश कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में कब शामिल हुआ, तो बोलना सर 1949 में हमारा देश कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में शामिल हुआ। यानी हमारा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, बोलेंगे 1949 में हमारे देश क्या बना सर, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। बोला जाए ऑप्शन कौन सा ठीक है, बोलना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ओनली वन ऑप्शन करेंगे। क्या बोलोगे? ओनली वन ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। अच्छा, शायद एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, ओह सॉरी, इसको ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। शायद ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, है ना जी, ये क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा छूट गया था, इसे कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा छूट गया था, इसे कर लेते हैं। वही मैं देख रहा था कि हम लोग 11, 12 के बाद डायरेक्ट 14 पे जंप कर गए, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, यानी बोले तो किसे बोलोगे आप लोग, जस्टिस, यानी कि बोल सकते हैं कितने प्रकार के जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी,
कितने प्रकार की समानता यानी कि इक्वालिटी और कितने प्रकार का भ्रातृत्व जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्निटी, ये कितनी बार कह सकते हो मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर। कहता है कि हमारे प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, और कह सकते हो किसके बारे में सर, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में आपका मेंशन किया गया है और कितनी बार किया गया है। इसको जानने के लिए फिर से हम लोग जंप मारेंगे एक बार अपने किस पे, अपने प्रियम्बल पे। एक बार प्रियम्बल को देखते हैं और प्रियम्बल के ज़रिए हमें पता लगेगा कितने प्रकार के जस्टिस और कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई। ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, हमने बात की गई थी कितने प्रकार के न्याय। न्याय यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा है आपका क्या सर, जस्टिस। कितने टाइप के हैं तो देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी राजनीतिक और राष्ट्रीय क्या कह सकते हो। जस्टिस कितने हैं, न्याय आपके 3 तरीके के हैं। स्वतंत्रता की बात करें, लिबर्टी तो कितने प्रकार की है, आपको दिखाई दे रही होगी लिबर्टी कितने प्रकार की है। एक यानी कि थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है एंड वर्शिप की है। तो आप बोलेंगे सर ये आपकी 5 प्रकार की बताई गई है किसमें, स्वतंत्रता के, यानी कि आप बोल सकते हो आपके कह सकते हो लिबर्टी के अंदर। पूछा जाए समता यानी इक्वालिटी कितने प्रकार की है, प्रतिष्ठा एवं अवसर के बारे में इक्वालिटी बताई गई स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी 2 तरीके की क्या है सर, इक्वालिटी मानी जाती है। और पूछा जाए फैटर्निटी कितने बारे में बताया गया है, तो फैटर्निटी सर एक ही वर्ड को लेकर बताया गया है, वो है बंधुत्व। किसे बोलोगे, बंधुत्व को बोला गया है, यानी कि बोला जाए इंटीग्रिटी। किसको बोलोगे, इंटीग्रिटी एक ही चीज़ों को बताता है सर, आपका भ्रातृत्व, जिसे आप फैटर्निटी बोलते हो। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है 3, 5, 2, 1। क्या बोलोगे, 3, 5, 2, 1। अगर ये कहीं पर भी आपको नज़र आ रहा हो इस ऑप्शन में तो आंसर दे देना कि कहाँ पर होगा सर। देखो ज़रा चेक करो कहीं पर आ रहा है क्या 3, 5, 2, 1, बिल्कुल आ रहा है सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दोगे, ए ऑप्शन दे देना कि हमारे कितने प्रकार के सर न्याय हैं, तो बोलना सर हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। हमारे इक्वालिटी कितने टाइप की सर, 2 टाइप की। और भ्रातृत्व यानी फैटर्निटी कितने टाइप की, तो बोलेंगे 1 टाइप की मानी जाती है। कोई दिक्कत, ये दिमाग में रखेंगे, ये दिमाग में प्यारे बच्चे रखना है आपको, कितने टाइप की है ये याद रखेंगे। प्रियम्बल से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटी के अंदर, वो सारे के सारे A to Z प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा 14। ऑप्शन नंबर क्या बताया था मैंने इसको, ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है जी, क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर मैंने इसका ए बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और इसका आंसर देंगे आप लोग। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द को व्यक्त नहीं करता, यानी सेकुलरिज्म वर्ड के बारे में नहीं बताता। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो सेकुलरिज्म के बारे में नहीं बताता सर। देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया, भारत में अनेक धर्म हैं, क्या ये सेकुलरिज्म के बारे में व्यक्त करता है, आप बताएंगे क्या सर। इसके अंदर बताना है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये व्यक्त करता है, ये बताना है। भारत के संदर्भ में इनमें से जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो कौन से आपके इनमें से ऑप्शन में पूरी तरीके से डिफाइन करता है, इन 4 ऑप्शन में। देयर आर मैनी रिलीजन इन इंडिया, भारत के अनेक धर्म है, क्या ये डिफाइन करता है सेकुलरिज्म को, नहीं सर, ये गलत वर्ड है। भारत में अनेक धर्म है ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते इस चीज़ को बारे में। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं डिफाइन करता सेकुलरिज्म को। आपको अगर हम बात करें धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी एक तरीके से डिफाइन नहीं करता। ये डिफाइन किस चीज़ को करता है, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, भारत में क्या बोलोगे, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये जो एक्चुअल में वर्ड है ना, ये रियल वर्ड है जो डिफाइन करता है किस चीज़ को, सेकुलरिज्म को। यानी सेकुलरिज्म एक तरीके का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो किसी राज्य के धर्म के बारे में बताता है, यानी कि सिंपल भाषा में बोलता है देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। कभी आपने सुना है उत्तर प्रदेश हिंदुओं का है एक तरीके का राज्य है, आप लोग बोलो सर मध्य प्रदेश ईसाइयों का एक तरीके का क्या राज्य है। कभी आपने सुना है ऐसी बारे में कि आपका कह सकते हो हैदराबाद पूरा मोमडन्स का एक तरीके का क्या राज्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया। यानी कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो यही डिफाइन करता है देयर इज़ नो एनी रिलीजन ऑफ एनी स्टेट, यानी कि एक सिंपल भाषा में बोला जाए कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर किसको चुनेंगे, तो बोलना ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड, अगर हम बात करें धर्म के बारे में, तो धर्म की स्वतंत्रता के लिए, यानी कि आप बोल सकते हो नॉर्मल बेसिस पे
कौन सा आर्टिकल बताता है राइट टू रिलीजन के बारे में? तो आंसर क्या देना है आपको? आंसर देना सर आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है इसके बारे में? आर्टिकल नंबर 25 कहता है, जो किसके हिस्से में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। और यही आर्टिकल है जो आपको कहता है आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको कोई किसी के लिए फोर्सफुली एक तरीके से प्रेशराइज करे, आपको फोर्सफुली किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए प्रेशरेट क्रिएट करने की कोशिश करे, तो ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। आप अपनी मर्जी से किसी धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, ये आर्टिकल 25 कहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन में लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित, मतलब कि मैच करना है आप लोगों को। क्या करना है? मैच करना है। और यानी लिस्ट के नीचे दिए गए जितने भी आपके क्या है ऑप्शन हैं, उन्हें सही आंसर को अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? बिल्कुल तरीके से चुनना है। बताइए क्या होगा? आपको एक तरफ लिस्ट 1 दिखाई दे रही होगी, एक तरफ लिस्ट 2 दिखाई दे रही होगी। आपको इनको आपस में मैच करना है, कौन किसके साथ सही मैच करेगा। एक तरफ है आपकी हड़प्पन साइट और एक तरफ है आपके स्टेटस, यानी कि आपको उस जगह का नाम स्टेटस नहीं लिखना था, स्टेट लिखना था, गलती से स्टेटस लिख दिया गया है। स्टेट्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हड़प्पन साइट्स को मैच करना है कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा मांडा। ये मांडा जो जगह है आप लोगों ने सुनी होगी, ये कहाँ पर है सर? ये मांडा जगह तो पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या बोलोगे? मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर 1 पे चिढ़ जाएगा। और आपका राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। ज़रा मैच करो, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3412 कौन सा होगा? 3412, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक करेंगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आओ एक बार चेक करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा एक ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। ये आपने कर तो लिया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। एक बार मुझे बताएंगे इंडिया में कौन कौन सी इंडस सिविलाइजेशन साइट्स को एक तरीके से डिफाइन किया गया है। देखो ध्यान से, मैप से समझते हैं इस चीज़ को। आपको पता होगा, आप लोग डायरेक्शन चैप्टर तो पढ़ते होगे रीजनिंग में, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से रीजनिंग में पढ़ते होगे कि हमारे टोटल डायरेक्शन कितने? 4। इन 4 डायरेक्शन में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं नॉर्थ की तरफ चलूँ तो नॉर्थ की तरफ आपको कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर। और इसी जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांडा। क्या बोलोगे? मांडा। कौन सी रिवर के किनारे है? तो बोलना प्यारे बच्चे चेनाब रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर? चेनाब रिवर के किनारे मानी जाती है। अगर पूछा जाए, अगर हम लोग चले किसकी तरफ सर? अगर हम चले किसकी तरफ तो बोलना सर आपका वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ कौन सा आपका जगह पड़ती है? सुतकांगे डोर। क्या बोलोगे? सुतकांगे डोर पड़ती है। और पूछा जाए कि सर ये सुतकांगे डोर जो है ये कहाँ पड़ता है? तो बोलना पाकिस्तान में। कौन सी रिवर के किनारे? तो बोलना दाश्क नदी के किनारे पड़ता है। और पूछा जाए कि सर आपका साउथ में कौन सा है? साउथ में कौन सा है? तो बोल देंगे प्यारे बच्चे दायमाबाद। क्या बोलोगे? दायमाबाद पड़ता है यहाँ पर। और दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे? तो बोलना प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। और पूछा जाए स्टेट कौन सा है? तो बोलेंगे महाराष्ट्र है। तो साउथ की इंडस सिविलाइजेशन साइट कौन सी? हड़प्पन साइट, तो बोलना दायमाबाद। वेस्ट की कौन सी है? तो बोलेंगे सुतकांगे डोर। नॉर्थ की कौन सी है? मांडा, यानी कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और आपका बोला जाए ईस्ट की तरफ कौन सा है? तो ईस्ट में बोलना प्यारे बच्चे आलमगीरपुर। क्या बोलोगे? आलमगीरपुर कहा जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो बोलना उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे? तो बोलेंगे हिंडन नदी के किनारे। क्वेश्चन यहीं से बनता है, बताइए हिंडन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसके अंडर में आती है? किसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है? तो बोलना यमुना नदी की क्या है? ये छोटी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। बोलते हैं इसी नदी के किनारे आपका एक और सिटी बसा है जिसे बोला जाता है गाजियाबाद। पूछा जाए गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे? बोलेंगे हिंडन नदी के किनारे। एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, एक बार मुझे बता दो, आपका क्या वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? तो बोलना प्यारे बच्चे ये भी आपका पड़ता है कहाँ पर? ये बोलता है आपका गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और आपकी हड़प्पन साइट है, आप मुझे बताएंगे ये हड़प्पन साइट कौन सी? ये वाली बताना, बीरभानपुर।
बीरभानपुर कहाँ पड़ता है भाई? बीरभानपुर आपका हड़प्पन साइट कौन से स्टेट के अंदर या कौन सी सिटी में लोकेटेड है? और एक मुझे बताएंगे कहाँ, एक मुझे बताएंगे अहाड़। अहाड़ कौन से राज्य में पड़ता है? अहाड़ भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है। आप मुझे ये भी बताएंगे ये भी कौन से आपके स्टेट में पड़ता है? अहाड़ के साथ साथ पहले ये बताओ बीरभानपुर कहाँ पड़ता है? तो बोलेंगे बीरभानपुर पड़ता है आपका वाराणसी। कहाँ पड़ता है? वाराणसी बोले तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पूछा जाए अहाड़ कहाँ पड़ता है तो बोलना प्यारे बच्चे राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी एक हड़प्पन साइट है जो कि कहाँ लोकेटेड है? अहाड़। तो आंसर देंगे राजस्थान। बीरभानपुर कहाँ पड़ता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज आपकी इंडस सिविलाइजेशन साइट का एक हिस्सा है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मुझे ये बताओ कालीबंगन कहाँ बताया था आपको? तो याद रखना राजस्थान में। और एक जगह और बता दो धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में पूछने से बढ़िया अगला क्वेश्चन धौलावीरा से ही है। फिर भी मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ धौलावीरा कहाँ पड़ता है तो बताना गुजरात में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे। फिर से आपका क्या आ गया सर? एक दूसरे से जोड़ने के लिए आ गया जिसे मैच द फॉलोइंग कहते हैं। ऑप्शन यानी कि पहले वाले आपके लिस्ट को सेकंड लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करिए और बताइए कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा किसके साथ मैच होगा? क्या बुरियल R37 के साथ? लोथल आपका डॉग के साथ मैच होगा क्या? कालीबंगा स्टैच्यू ऑफ डांसर के साथ? या मोहनजोदारो प्लग फील्ड के साथ आपका मेंशन होगा? फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि हड़प्पा किससे मैच होगा, लोथल किससे, कालीबंगा किससे और आपका मोहनजोदारो किससे होगा। ठीक है जी, फटाफट मैच करेंगे। चलिए करिए ज़रा और बताएंगे। हो गया सभी का? चलो चेक करते हैं। हड़प्पा के बारे में बात करें प्यारे बच्चे तो हड़प्पा आपको अच्छे से पता है कहाँ पर लोकेटेड है, तो बोलेंगे पाकिस्तान में। और पूछा जाए जो हड़प्पन साइट है ये किससे मैच करेगी? बुरियल R37, बिल्कुल ठीक है। लोथल की अगर हम बात करें कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। ये कहाँ मेंशन होगा? तो बोलेंगे सर डॉग के साथ मेंशन होगा, बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा में क्या देखने को मिला? तो बोलना प्लग्ड फील्ड देखने को मिली, यानी कि जुते हुए खेत, यानी कि खोदे हुए खेतों के कुछ एविडेंस मिले। आपके कह सकते हो ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चलती थी। ऐसे आपके एविडेंस कौन सी जगह देखने को मिले? राजस्थान के कालीबंगा से देखने को मिले। कहाँ से प्यारे बच्चे? राजस्थान के कालीबंगा से। और मोहनजोदारो से क्या देखने को मिला? तो बोलना स्टैचू ऑफ डांसर, यानी कि क्या एक नाचने वाली लड़की या नाचने वाली नर्तकी, ता थैया ता थई था। ये सारी चीज़ें कहाँ से देखने को मिली? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो कहाँ का है सर? मोहनजोदारो राजस्थान, गलती से लिख दिया, पाकिस्तान में है सर आपका लोकेटेड। कहाँ पर सर? पाकिस्तान में। और कहते हैं कि पूछा जाए कि कभी कभार ये डांसर का स्टैचू ऑफ जो डांसर है ना, कहता है कि कौन सी चीज़ से बनी थी ये, क्या आपकी मेटल, कौन से मेटल से बनी थी? तो बोलना ब्रॉन्ज से बनी आपकी क्या थी? ये ब्रॉन्ज से बनी एक तरीके की स्टैचू थी जिसका नाम कह सकते हो, जिसका एविडेंस कहाँ से देखने को मिला? बोलना मोहनजोदारो से देखने को मिला। कहाँ से? मोहनजोदारो से देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? एक बार फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला तो पहले वाले से ही मैच कर रहा है। 1 2 क्या बोलोगे? 1 2 4 3, 1 2 का 4 3, 1 2 का 4 3। ऑप्शन नंबर क्या बोलना? डी। ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? देखो भाई और बताइए इसका आंसर। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदाड़ो में बोल रहा है वृहद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी। तो आपको बोल रहा है कि जो सीढ़ियाँ थी ना मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ के अंदर जो सीढ़ियाँ थी वो कौन कौन से डायरेक्शन में थी? साउथ और आपके नॉर्थ में थी, ईस्ट और वेस्ट में थी, साउथ ईस्ट में थी, नॉर्थ वेस्ट में थी, कहाँ पे थी वो बताना है ऑप्शन के हिसाब से। बताओ। अब चेक करते हैं। पहले तो मोहनजोदारो में जो आपका ग्रेट बाथ है, पहले ग्रेट बाथ बना देते हैं। ग्रेट बाथ का मतलब इतना तगड़ा विशाल स्नानागार था, ना जाने कितने लोग तो इसमें नहाते थे। ठीक है जी, वो भी चेक करेंगे। और सीढ़ियाँ कुछ ऐसे ऐसे बनाई गई थी अंदर उतरने के लिए, क्योंकि गहरी थी ना ये, तो इसीलिए थोड़ी सी डीप थी, इसीलिए उतरने के लिए जैसे आप स्विमिंग पूल में उतरते हो ऐसे बना रहता है, वैसे ही यहाँ पे उतरने के लिए कुछ ग्रेट बाथ के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसका मेज़रमेंट के,
इसके मेज़रमेंट की बात करें, ग्रेट बाथ की मेज़रमेंट की, तो अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी थी सर, इसकी लेंथ बोले तो लंबाई कितनी थी, तो लंबाई थी इसकी 11.88 मीटर। क्या बोलोगे, 11.88 मीटर क्या था सर, ये लॉन्ग माना जाता है। कौन सर, ग्रेट बाथ इसकी लंबाई है। पूछा जाए कि सर इसकी ब्रेथ कितनी है, बोले तो चौड़ाई कितनी थी इसकी, तो ब्रेथ थी इसकी 7.01 मीटर। और पूछा जाए कि सर इसकी डेप्थ कितनी थी, यानी गहरा कितना था ये, तो गहरा था ये 4.03 मीटर के आसपास। क्या बोलेंगे, 4.03 मीटर के आसपास क्या था सर, डेप्थ था। सॉरी 4 पॉइंट नहीं बोलेंगे, गलती से हो गया ये, 4 पॉइंट की बजाय यहाँ पर लिखना 2.4, 4 पॉइंट नहीं 2.43 यहाँ पर कितनी थी ये डेप्थ मानी जाएगी। क्या बोलोगे, 2.43 क्या है सर, ये डेप्थ मानी जाती है। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना इसको। मेजरमेंट आपकी लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली में कहीं कहीं आपको 12 मीटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। ठीक है जी, वैसे इसकी एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो 11.88 मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये 12 मीटर देखने को मिलती है। ब्रेथ कितनी बताओगे, 7.01 मीटर, और डेप्थ कितनी है, 2.43 मीटर है। हो सकता है कि अभी ना कुछ हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है कि इसकी डेप्थ या इसकी लेंथ में थोड़ा सा एक और तरीके से एक्सटेंशन देखने को मिला है, जो अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर एविडेंस किताबों के अंदर जो देखने को मिलेगा वो 12 मीटर या 11.88 मीटर देखने को मिलेगा। इसमें जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ एक तो नॉर्थ की तरफ हैं और एक दूसरी तरफ कहाँ है प्यारे बच्चे, साउथ की तरफ। देखना ज़रा ऑप्शन कौन सा है, ऑन द नॉर्दर्न साइड में है क्या सर, आपका नॉर्दर्न साइड में भी है। ऑन द सदर्न साइड में है क्या, बिल्कुल सदर्न साइड में भी है। ऑन द ईस्टर्न साइड नहीं सर, गलत है। ऑन द वेस्टर्न साइड नहीं, वेस्ट साइड में भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बताओगे, ऑप्शन नंबर देखो 1 एंड 2 कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दिखाई दे रहा है सर, ओनली 1 एंड 2। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये जरूर चेक कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना, इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, चेक करेंगे, इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे इसके अलावा। जैसे आपसे पूछा जाए, एक आपसे मैं स्पेशली ऐसे ही पूछ लेता हूँ, बताओ मुझे डॉकयार्ड के आपके एविडेंस कहाँ से देखने को मिले, तो क्या आंसर दोगे ये बता देना। और मुझे साथ ही साथ आप एक और चीज़ बताएंगे, क्या चीज़ के बारे में, आप मुझे डॉकयार्ड के साथ साथ एक चीज़ और बताना, किसके बारे में सर, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, ये आपसे मैंने पहले भी पूछा था, ये कहाँ से देखने को मिला था। इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ये दोनों कहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सी सिटी है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो 3 भागों में विभाजित है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। अच्छा, पहले तो यही समझ लेते हैं हड़प्पा कितने में विभाजित है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना, हड़प्पा सिटी जो है, एक्चुअल में यही आपका सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। कितने पार्ट्स में, आपका हड़प्पा साइट ही 2 पार्ट में क्या है सर, डिवाइडेड माना जाता है। एक बार ज़रूर इसको देखेंगे, हड़प्पा साइट ही आपका कितने भागों में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन कभी पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 2 भागों में, 3 भागों में डिवाइडेड है, तो बोलेंगे धौलावीरा। क्या बोलना, धौलावीरा है। ठीक है जी, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा अब 2 पार्ट की बजाय ये शायद 3 पार्ट के अंदर भी डिवाइडेड माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अच्छा, लेकिन अगर हम नगर की बात करें तो वो कौन सा नगर है जो तो आपका 3 भागों में विभाजित है, तो बोलेंगे प्यारे बच्चे धौलावीरा आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितना, 3 पार्ट। कहते हैं धौलावीरा पहले तो पड़ता कहाँ पर है, तो बोलेंगे गुजरात में पड़ता है। और पूछा जाए 3 हिस्से कौन से हैं, तो 3 हिस्से आप बता देना सर। एक तो दुर्ग होता है, दुर्ग कहीं कहीं आपको क्या बोलने देखने को मिलेगा, एक तो दुर्ग होता है, एक होता है मध्य, और एक होता है निचला शहर। निचला बोलें तो कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल डेप्थ में क्या हो गई, बस गई। तो एक निचला शहर, एक बीच वाला की बोल सकते हो आप लोग क्या सर, एक तो मिडल टाउन है ये आपका, मिडल टाउन। क्या बोलेंगे, मिडल टाउन सिटी भी है आपकी जो बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, मिडल टाउन बोल सकते हो। ठीक है जी, और इसे बोल सकते हो सेटलर टाउन भी बोल सकते हो, दुर्ग भी बोलते हो, जहाँ पर बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं। ये सिटी आपकी दुर्ग में आती है जो ऊंचाई पे बनाए गए। एक तो ऊंचा शहर है, एक बीच वाला शहर है, एक निचला शहर है। इस 3 हिसाब से बताए गए हैं आपके धौलावीरा। धौलावीरा किस लिए फेमस है सर, धौलावीरा ना वाटर मैनेजमेंट के लिए भी सबसे फेमस है। कहते हैं यहाँ के लोग ना पानी को कैसे बचाना है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ के
लोगों ने पहली बार देखा गया कि यहाँ पे गिनी चुनी 2 नदियाँ बहती थी और उसी 2 नदियों से ये लोग आसानी से क्या बचा लेते थे, पानी बचा लेते थे। पानी को कैसे कंजर्व करना है, कैसे सेव करना है, कितना हम लोग वेस्ट ना कर पाएँ, वो सारा पानी कैसे सेव करना है, बड़ी आसानी से बचा लेते हैं। ठीक है जी। आज के युग में देखो तो पानी को तो यूँ खुला छोड़ दिया जाता है, बहने दो, आने वाली जनरेशन देख लेगी कैसे करना है। लेकिन यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट क्या होती है। मतलब 2 नदियों में भी इतना कम पानी था, फिर भी ये मैनेजमेंट करने में सबसे ज़्यादा क्या है प्यारे बच्चे, सबसे ज़्यादा एक तरीके से मैनेजमेंट करने की सबसे ज़्यादा टेक्निक अच्छी खासी धौलावीरा के लोगों में देखी गई। ठीक है जी। याद रखना, कालीबंगा कहाँ का है पता है आपको, राजस्थान का है। लोथल कहाँ का है, गुजरात का माना जाता है। चनहुदड़ो पूछा जाए तो आप मुझे बताएंगे चनहुदड़ो कहाँ का है, चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है, आप मुझे बताएंगे भारत में है या पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो और आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? यानी हड़प्पा संस्कृति के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम पीरियड में उनकी पूजा नहीं की जाती थी। क्या शिव भगवान की नहीं करते थे, क्या मदर ऑफ गॉडेस की नहीं होती थी, क्या पीपल जी की पूजा नहीं होती थी, या विष्णु जी की पूजा नहीं होती थी? इनमें से किन की पूजा हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम पीरियड में नहीं की जाती थी? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे प्यारे बच्चे सही तरीके से, बताइए। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा सर? शिव भगवान की होती थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती थी सर। इनकी तो सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी। शिव भगवान की, मदर ऑफ गॉडेस की भी पूजा होती थी और पीपल की भी पूजा की जाती थी, जो कि आज भी हम करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान का किसी भी जगह एविडेंस नहीं मिला कि पुराने टाइम के अंदर हड़प्पन साइट के अकॉर्डिंग वहाँ के टाइम पीरियड में जो लोग रहते थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। इनकी पूजा शुरू हुई थी जब इंडिया के अंदर आर्यंस ने आना शुरू किया था। आर्यंस के आने के बाद से भगवान विष्णु के बारे में चर्चा देखने को मिलती है जब आप लोग वेदों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है जी। याद रखना, विष्णु भगवान की चर्चा अभी नहीं मिली। हड़प्पन साइट के टाइम पीरियड में भगवान शिव, मदर गॉडेस और पीपल की पूजा की जाती थी, विष्णु भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। और इन्हीं दोनों भगवानों को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब जानते हो? यानी सबसे ऊपर का दर्जा किन 2 भगवान को मिला? भगवान शिव और मदर ऑफ गॉडेस को दिया गया था। कहते हैं कि शिव भगवान आज भी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर का दर्जा लेते हैं, इसीलिए कहते हैं जय महाकाल। इसीलिए कहते हैं जय महाकाल है। महाकाल का मंदिर गए हो आप लोग? महाकाल का मंदिर कहाँ है? कहाँ है भाई महाकाल जी का मंदिर? तो बोलना उज्जैन में है सर, उज्जैन। महाकाल का एक मंदिर कहाँ माना गया? उज्जैन, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। मेरे साथ बोलना जय महाकाल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कहता है कि कौन सा यूटी है जो कि एरिया वाइज सबसे छोटा है इनमें से। बताएंगे एरिया वाइज इनमें से सबसे छोटा यूटी कौन सा है, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। क्या दादर एंड नगर हवेली है? क्या आपका चंडीगढ़ है? क्या आपका लक्षद्वीप है? क्या ये दमन दीव है? फटाफट आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? बताएंगे भाई? चलो, उससे पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पे आने से पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। इंडिया का टोटल एरिया तो बोलेंगे प्यारे बच्चे 32 लाख। क्या बताओगे प्यारे बच्चे? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये इंडिया के एरिया है। अब इंडिया में भी सबसे बड़ा स्टेट आता है राजस्थान, जिसका एरिया अगर कभी पूछा जाए तो आप इसका कमेंट में आंसर देना। और पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बोलेंगे प्यारे बच्चे गोवा है। कौन सा है? गोवा है जो आपका सबसे छोटा राज्य माना जाता है इंडिया का। अच्छा मुझे बताओ, गोवा कब आज़ाद हुआ था? गोवा आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 को, और बोला जाए इसी दिन को हम मनाते हैं गोवा लिबर्टी डे। क्या बोलोगे? गोवा लिबर्टी डे भी हम इसी दिन को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को। किसे? 19 दिसंबर को। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी हमारे किसके सर? हमारे राज्यों की।
लेकिन क्वेश्चन राज्य से नहीं था, क्वेश्चन था यूटी से। क्वेश्चन यूटी से था तो बताएंगे यूटी का सबसे छोटा, यूटी वाइज सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है, तो आंसर दे देना सर लक्षद्वीप है। कौन सा है सर वो स्टेट, कौन सा यूटी है सर, वो आपका लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की जब बात की जाए, किसकी सर, लक्षद्वीप की जब बात की जाए तो कितना एरिया है लक्षद्वीप का, फटाफट मुझे बताएंगे। लक्षद्वीप का कितना एरिया है सर, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, जो इतने में ही ख़त्म हो जाता है। कौन सा एरिया सर आपका, लक्षद्वीप। अच्छा, पूछा जाए भारत का इनमें से, अगर पूछा जाए आपका किसका सर, आपका पूछा जाए, एक तो आपका लक्षद्वीप का मैंने बता दिया, आप मुझे क्या बताएंगे, आप मुझे बताएंगे भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है इंडिया का, तो इंडिया का सबसे बड़ा यूटी है आपका लद्दाख। क्या बोलोगे, सबसे बड़ा यूटी प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे, लद्दाख माना जाता है, जिसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना, इसका एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर बताएंगे। कितना है सर, 59,146 किलोमीटर इसका पूरा क्या है, एरिया है लद्दाख का। अच्छा, दूसरी चीज़, ये सर एरिया कौन सा है 59,146 किलोमीटर, जो इंडिया के पोर्शन के अंदर में आता है ना लद्दाख, उसका टोटल एरिया कितना है आपका 59,000। वैसे एरिया देखा जाए तो ये लाखों में पहुंचता है अप्रॉक्सीमेटली के आसपास लद्दाख का। अच्छा, दूसरी चीज़ पूछा जाए आपसे किसके बारे में प्यारे बच्चे, दूसरा पूछा जाए इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट तो पूछा जाता है, तो इसका आंसर कभी कभी हम देते हैं माहे। याद रखना, छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, माहे आता है। सिर्फ मात्र 9 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, पूरा एरिया माना जाता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो प्यारे बच्चे आता है कौन सा, तो आंसर दे देना सर, वो माना जाता है आपका कौन सा, रैन ऑफ कच्छ। क्या बोलोगे, रैन ऑफ कच्छ को कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलोगे, रैन ऑफ कच्छ है जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जो कि कहाँ पर है सर, ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में माना जाता है। ठीक है जी, एक बार इसे नोट डाउन कर लेंगे फटाफट, पूरा का पूरा जो मैंने आपको लिखवाया, ये एक बार चेक कर लेना इसे। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना। अच्छा, पूछा जाए कि सर ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पुडुचेरी में, ये याद रखेंगे। कहाँ पड़ता है भाई, पुडुचेरी में लोकेटेड है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर पता लग गया सभी को, लक्षद्वीप है। अच्छा, चंडीगढ़ किसने डिज़ाइन किया, तो बोलना ली कार्बूजियर ने डिज़ाइन किया था सर। ली कार्बूजियर इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ किसके हैं, ये चंडीगढ़ के हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, देखो माहे, ये रहा माहे। ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इंडिया का। किसका सर, इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अच्छा, एक और चीज़, भारत में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो पानी के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, तो आंसर देना सर, पानी के साथ टोटल स्टेट 1 2 3, ये रहा 4, ये रहा 5। यानी कि अगर मैं देखूं तो आपका कौन सा कोस्ट है ये, तो बोलेंगे सर ये तो आता है आपका वेस्ट कोस्टल एरिया की जब बात करते हैं तो टोटल 5 राज्य एक साइड से, और अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें यानी कि आपका पूर्वी तट से बात करें तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि टोटल 4, इधर 5 इधर 4, तो टोटल ऐसे कितने राज्य जो पानी से अपना स्टेट अपना क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बोलना सर ऐसे 9 राज्य हैं। कितने हैं, 9 राज्य माने जाते हैं। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, बताएंगे भाई। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका आपका बॉर्डर है जो भूटान से टच नहीं होता, क्या वो सिक्किम है सर, क्या वो वेस्ट बंगाल है, क्या वो असम है, क्या वो मेघालय है। एक बार फटाफट इसका आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय या असम, फटाफट करेंगे आंसर। चलो चेक करते हैं सर, इसका अगर हम सही बात करते हैं सर, क्या सिक्किम से मैच करती है क्या, हाँ जी सर सिक्किम से मैच होती है। क्या वेस्ट बंगाल से मैच होती है, हाँ जी सर वेस्ट बंगाल से भी होती है। क्या असम से होती है, बिल्कुल होती है। क्या मेघालय से, नहीं जी मेघालय से मैच नहीं होती। ऑप्शन नंबर ज़रा चेक करना कौन सा फोर्थ को डिनोट करता है,
तो आंसर देना सर ओनली 4 ऐसा आंसर होगा जो आपका किससे मैच नहीं होता। तो बोलेंगे प्यारे बच्चे आपका सिक्किम जो है, सॉरी मेघालय जो है आपके साथ किसके साथ साझा नहीं करता, शेयर नहीं करता। तो बोलना सर ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ सर? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है जी, किसकी बात हुई है इसकी? मेघालय की बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। भूटान के बारे में पहले तो बात करते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल आती है थिम्फू। क्या बोलोगे? थिम्फू इसकी कैपिटल मानी जाती है। क्या बोलोगे? थिम्फू इसकी कैपिटल मानी जाती है आपकी, किसकी? भूटान की। अच्छा बताएंगे सर आपका जो भूटान है किसके बारे में बात कर रहे हैं? भूटान जो है सर इसके बारे में, इसका टोटल एरिया कितना है जो इंडिया के साथ साझा करता है? इंडिया के साथ ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है? देखो ध्यान से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा भूटान। ये कितना एरिया है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो आंसर देना सर 699 किलोमीटर। कितनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ भूटान? सिर्फ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा इंडिया कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? देखो एक तो आपका सिक्किम टच करता है, एक आपका वेस्ट बंगाल टच करता है इसके साथ, एक असम टच करता है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश टच करता है। यानी अगर मैं बात करूं मोटा मोटा कि भूटान के साथ कितने ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बोलना 4 स्टेट करते हैं। कितने करते हैं प्यारे बच्चे? 4 ऐसे स्टेट हैं जो भूटान के साथ अपनी क्या करते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा आगे की तरफ जब चेक करते हैं तो आपसे पूछा जाए कि सर आपका कैपिटल क्या है भूटान की, तो मैंने बताई थी आपको क्या है? थिम्फू मानी जाती है। क्या बोलोगे? थिम्फू मानी जाती है भूटान की कैपिटल। और कौन सा ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर क्या नहीं करता सर? आपका कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता? वो है आपका मेघालय। क्या बोलोगे? मेघालय कह देना। ठीक है जी। अच्छा आपका भूटान में सर भाषा कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर भाषा यानी लैंग्वेज कौन सी होती है? तो बोलेंगे दजोखा यहाँ की क्या है सर? लैंग्वेज है। दजोखा क्या है सर? यहाँ की लैंग्वेज मानी जाती है आपके भूटान की। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको टोटल मैंने 11 से टोटल कितने क्वेश्चन और करवा दिए? 22, यानी कि आज हमने 22 यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन और डिस्कस किया आपसे। और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन किए, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के फैक्ट्स लिखवाए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चे बहुत ज़रूरी है। तो एक बार प्लीज़ मुझे लास्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जब भी ये वीडियो आपके यूट्यूब पर दिखाई देगी, तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर शेयर करना कि आपके कितने स्कोर आए 11 में से। ठीक है जी, 11 में से स्कोर मुझे बताना, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, नाम को हम लोग अगली वीडियो के अंदर, उसके नाम को डिस्कस किया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है जी, नाम लूँगा उसका और फिर मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद।